कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा क्लास 12th फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है चोक कुंडली, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था पिछली क्लास में। अगर आप नए हैं तो जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, चोक कुंडली, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा आपकी किताब में दिया हुआ है। और उसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमारे सामने है चोक कुंडली। क्या होता है चोक कुंडली, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका वर्किंग होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, सब कुछ जानेंगे आज एक ही वीडियो में। और इसके बाद चोक कुंडली आप भूल भी नहीं पाएंगे। आप समझते हैं चोक की, पहले बात करते हैं आपके माइंड में चोक के बारे में समझ में आ जाए कि आपने देखा होगा कि पहले जो मरकरी ट्यूबलाइट आती थी, जिसे नॉर्मली हम लोग रॉड, वाइट रॉड होता था उसकी बात कर रहे हैं, तो कांच का होता था और उसमें बीचों बीच में एक लगी होती थी चोक। उसमें क्या लगी थी, चोक लगी रहती थी, जो क्या करती थी, धारा को नियंत्रित करने का काम होता था। तो हम उसी कुंडली, उसी के बारे में ही बात करेंगे। उसकी रचना क्या होती है, कैसे बना होता है, वर्किंग क्या होती है, सबके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। हम बात करते हैं चोक कुंडली की। तो क्या होता है, चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना वैद्युत ऊर्जा के ह्रास के प्रबलता, धारा की प्रबलता को कम कर देती है। धारा की प्रबलता को क्या कर देती है, कम कर देती है। मतलब एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना वैद्युत ऊर्जा के ह्रास के, बिना वैद्युत ऊर्जा के ह्रास किए बिना, मतलब ह्रास का मतलब था कमी या किसी प्रकार का क्षय, नुकसान किए बिना ही जो है उस धारा की प्रबलता को कम कर दे। ये तो हो गया इसके बारे में कि ये सिद्धांत क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी रचना क्या होती है, कैसी होती है, किस तरीके की होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोहे की क्रोड होती है जिनको एक के ऊपर एक करके हमने एक जो है क्रोड पूरा बनाया हुआ है। तो लोहे की पतली पतली जो है चादर टाइप की होती है जिनको एक के ऊपर एक रख के हमने यहाँ पर बनाया। और इसके ऊपर तांबे का तार, मोटे तांबे के तार के कई सारे फेरे पास पास लपेट कर बनाए जाते हैं। और जो तांबे का तार होता है, ये तांबे का तार आपका कैसा होता है, वैद्युत रोधी तांबे का तार होता है। ये तार कैसा होता है, वैद्युत रोधी तांबे का तार होता है। तो क्या करते हैं, एक लोहे की क्रोड होती है, उसके ऊपर मोटा तांबे का तार लेते हैं जो कि जिसके ऊपर इंसुलेटिंग की पर चढ़ी होती है, इंसुलेटर की पर चढ़ी होती है। तभी इसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके लगाते हैं। साथ में आपको यहाँ प्रत्यावर्ती धारा दिख रही है और यहाँ पे विद्युत बल्ब दिखाई दे रहा है। मतलब हम धारा को नियंत्रित करते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने के बाद हमारे प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले जो भी उपकरण होते हैं उनको आप कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो हमारे पास लोहे का क्रोड होता है, इसकी वजह से इसका प्रेरक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोहे की क्रोड की वजह से क्या होता है, इसका प्रेरक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि तांबे का मोटा तार इस्तेमाल किया जाता है। अगर यही जगह हम लोग पतला तार इस्तेमाल करते तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है भाई, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। लेकिन जब मोटा तार है तांबे का, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। वैसे तो कुछ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ना के बराबर ही मान के चलते हैं। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि ना के बराबर है, यहाँ पर कोई भी जो है प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे समझा कि भाई प्रत्यावर्ती धारा को, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके मान को किस प्रकार से कम कर रही चोक कुंडली। अब चोक कुंडली जो होती है ये स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप बताओगे स्वप्रेरण, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती। स्वप्रेरण का जो सिद्धांत होता है उस पर ये कार्य करती। काम क्या होता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की मान को नियंत्रित करना होता है या प्रबलता को कम करना होता है इसका काम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा
अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो प्रेरक तो दिखाई दे रहा है जो कि लोहे की क्रोड की वजह से उत्पन्न हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर तांबे का मोटा तार, जिसकी वजह से यहाँ पर तांबे के मोटा तार होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ L और R मिल रहा है, तो यहाँ पर परिपथ कौन सा बनना है, LR परिपथ बनना है। कौन सा बनना है, LR परिपथ। तो L का मतलब होता है यहाँ पर प्रेरकत्व और R का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब हम बात करते हैं LR परिपथ में औसत शक्ति क्या होती है। LR परिपथ में औसत शक्ति क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब इस पूरे परिपथ में आपको पता है प्रेरक तो बहुत ऊंचा है, और यहाँ पर प्रेरक जब बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, प्रेरक का मान ज़्यादा है, और यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो कम है। प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, ना के बराबर है। तो उस केस में यहाँ पर हमारा जो औसत शक्ति का फॉर्मूला होगा, P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई होता है। VRMS IRMS इंटू कॉस फाई होता है, ठीक है। अब यहाँ जो कॉस फाई आपको दिखाई दे रहा है, तो VRMS का मतलब होता है वोल्टता का, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान। IRMS का मतलब होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या मतलब होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है मतलब, ठीक। यहाँ पर जो कॉस फाई लिखा है, ये कॉस फाई जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। अब क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक की बात करते हैं। तो शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस फाई, और कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर होता है। R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने कहा कि भैया मोटा तार है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0। तो R की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस फाई का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब R की वैल्यू 0 तो पूरा पूरा टर्म 0, तो मतलब शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से जो परिपथ में बहने वाली धारा होती है वो क्या हो जाएगी, वाटहीन धारा हो जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो धारा होगी कैसी होगी, वाटहीन धारा। तो जब शक्ति गुणांक का मान 0 होगा तो भैया औसत शक्ति कितनी हो जाएगी, 0 है। औसत शक्ति कितनी हो जाएगी, 0। तो औसत शक्ति 0, तो भाई पूरे परिपथ में धारा कैसी होगी, नहीं होगी। धारा का मान हम लोग 0 मान लेते हैं। जो वोल्टेज, जो वाट होगा वो क्या होगा, पावर इसकी जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि चौक कुंडली क्या होती है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आजकल हम लोगों के यहाँ LED रॉड्स इस्तेमाल होते हैं, LED रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो इस्तेमाल होते थे वो होते थे मरकरी ट्यूबलाइट, कांच के हुआ करते थे, और उनमें बीचों बीच में एक चोक लगी रहती थी, जिसका काम होता था अल्टरनेटिंग करंट की धारा के मान की प्रबलता को कम करना। और वो बल्ब क्या होते थे, वो क्या एनर्जी इफिशिएंट होते थे उस समय के हिसाब से, क्योंकि पहले चलते थे 100 वाट के बल्ब, 200 वाट के बल्ब, 50-60 वाट के बल्ब। लेकिन जब ये मरकरी लाइट्स आई तो ये होती थी 40 वाट, 25 वाट, 40 ऐसी होती थी। तो एज कंपेयर टू बल्ब जो 100 वाट के होते थे, उनसे अच्छी रोशनी भी देती थी, और इसमें आपका जो एनर्जी एफिशिएंसी भी होता था। तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते थे क्या, चौक कुंडली इस्तेमाल करते थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी फिजिक्स यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, डे बाय डे रोज़ पढ़ाई जाती है, रोज़ आपको वीडियो मिलता है। और अब तक हमने 6 चैप्टर पूरे पढ़ चुके हैं, ये 7 चैप्टर शुरू हुआ। तो आप ऐसे ही बने रहें, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। न्यूमेरिकल क्लासेस भी होती है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो उस पर भी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग शेयर कर दिए, लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, जितना हो सकता है उतना कर दिए। थैंक यू सो मच।